नमस्कार मित्रों, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त कामना मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक मुलाकात कार्यक्रम में एक और महनीय व्यक्तित्व, एक और ख़ास शख्सियत के साथ। आज का दिन 6 जून डॉक्टर जयदीप कुमार शर्मा के लिए बहुत ही ख़ास है। डॉक्टर जयदीप कुमार शर्मा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा इनकी कहानी। बस इतना बताना चाहती हूँ, 3 दशक पहले डॉक्टर साहब 6 जून 1993 एक बहुत बड़ी दुर्घटना डॉक्टर साहब के जीवन में घटी थी। आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपने एम्स से MBBS और MD की है और उस समय आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे जी एम्स में। जी। इनका परिवार, इनकी धर्मपत्नी, बेटा जो 2 साल का होने वाला था अगले महीने, और सास ससुर और एक मेड भी थी आपके संग। आप सभी लोग गर्मियों की छुट्टियों के लिए जा रहे थे जी। और एक भयंकर हादसा जिसमें पूरा परिवार खो गया और डॉक्टर साहब महीनों कोमा में रहे और तकरीबन 9.5-10 साल आप अस्पताल में भर्ती रहे हैं। 17 लोगों के अंग डॉक्टर साहब के शरीर में हैं। तकरीबन 55-56 लोगों का रक्त आपकी धमनियों में है जी। आपको एक बार अभी 2019 में गले का कैंसर हुआ जिसमें आवाज़ चली गई जी। दृष्टि भी आपने एक बार खोई जी 2006। आप लोगों को ये सब फसाना लग रहा है क्या? जो व्यक्तित्व मेरे सामने बैठे हुए हैं उनके ऊपर शोध भी हो रहा है, उनके बारे में पढ़ाया जाता है एम्स में। दुनिया भर के डॉक्टर्स उन्होंने मिलकर उनकी जान भी बचाई थी और उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, शोध भी चल रहा है। ये ईश्वर का एक चमत्कार है, दृढ़ इच्छा शक्ति और एक व्यक्ति की स्वयं से लड़ाई के बारे में। जिन धर्मपत्नी को इन्होंने खोया वो इनके बचपन का प्यार थी और अपने प्यार को खोया, अपनी संतान को खोया और आज उस दुर्घटना को 3 दशक हो गए हैं। 3 दशक। और डॉक्टर साहब आपके सामने बैठे हैं, गुड़गांव में रहते हैं, आपका आवास निवास गुड़गांव में है और रेडियोलॉजिस्ट हैं। अब मैं क्या कहूँ, आप इतना कुछ सुनने के बाद अब आप डॉक्टर साहब की ज़ुबानी सुनिए। डॉक्टर साहब गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जा रहे थे, आज ही का दिन था 6 जून 1993 और अब 3 दशक के बाद 6 जून 2023 ये साक्षात्कार लेने की तिथि विशेष रूप से आज चुनी गई क्योंकि आज उस घटना को 3 दशक पूरे हुए। आपने एक जीवन में कई जीवन जिए डॉक्टर साहब। अब आप ये बताएं, जब कोमा से आप कब बाहर आए, कितने महीनों बाद? इतना तो मुझे पता है, मैंने आपके साक्षात्कार सुने हैं, देखे हैं, लिए हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में आप गए थे और उस समय सर्दियाँ थी जी। अब आप स्वयं बताएं हमारे श्रोताओं को, ध्यान से सुनिए, संघर्ष क्या होता है। कामना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने मुझे आज यहाँ मौका दिया कि मैं बात कर पाऊँ, आपके माध्यम से और लोगों तक पहुँच सकूँ और कुछ जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है। आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा। पहले ये सच है कि आज ठीक 30 साल हुए। वो एक इतवार था 6 जून 1993, जिस दिन छुट्टियां मनाने के इरादे से मैं अपने परिवार के साथ निकला था, पर उस चिलचिलाती गर्मी की रात मुझे याद है 5 जून की, जब हम तैयारी कर रहे थे कि अगली सुबह हमें जाना है। और फिर जैसे ही मैं सोने के लिए गया, ऐसे लगा जैसे आँख खुली तो सर्दियाँ आ चुकी थीं और मैं। पर डॉक्टर साहब इस दौरान आपको याद नहीं, क्योंकि दुर्घटना तो दिन में घटी थी ना 6 जून, वो तो आपके मेमोरी से हट गया है? जी बिल्कुल, मेरे को एक्सीडेंट के बाद के 6 महीने कतई याद नहीं, पर एक्सीडेंट से पहले के 1 रात पहले का याद है, उसके बाद का नहीं जी। 10 घंटे उससे पहले के भी याद, वो भी भूल गए जी। रात के 9-9:30 बजे तक का मुझे आखिरी याद आता है, जहाँ हम लोग सब मिल के बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पहाड़ों की तरफ किधर जाना चाहिए, और फिर यही सोच के सोने चले गए कि सुबह उठेंगे और जल्दी निकल पड़ेंगे। पर आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि मैं अपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था उस वक्त, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस में, वहाँ मेरे को पलंग से बांधा जा चुका है और मैं बहुत ज़्यादा गहरी पीड़ा में उठता हूँ, जहाँ मेरे हाथ पैर हिल नहीं पा रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और बहुत
तेज़ दर्द पूरे शरीर में, हर अंग में हो रही है। चीखना चाह रहा हूँ पर आवाज़ नहीं निकल रही है। और इस हालत में मैं ये भी परेशान हूँ, इतनी रोशनी और इतनी ठंड कैसे है, जबकि रात का वक्त है, अभी तो गर्मियाँ थी। कई महीनों तक मुझे लोग बताते हैं कि मैं उसको एक सपना मानता था और बताता था कि मैं अभी जाग जाऊँगा तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब आप स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे, नहीं, यू आर इन डिनायल मोड। जी बिल्कुल, वो तो मैं नहीं जानूंगा मैं क्या, पर मैं हमेशा यही सोचता था कि ये सपना है जो अभी बस अभी का भी टूट जाएगा, किसी भी क्षण टूटेगा और मैं उस गर्मी में फिर जाग जाऊंगा जी। पर ठीक आज ही के दिन 30 वर्ष पूर्व ये हादसा हुआ था और अभी भी मुझे कई बार लगता है कि शायद ये सपना अभी भी टूटे। इसके चलते आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के एक सर्टिफिकेट के माध्यम से मैं 55% परमानेंट विकलांग हूँ, क्योंकि मेरे शरीर के इतने अंग गायब हैं जिनको आर्टिफिशियल या दूसरे लोगों के शरीर के अंगों से बदला गया, मृत शरीरों से। चमड़ी, हड्डियाँ, ये चेहरा मेरा नहीं है, ये चेहरा भी दोबारा बनाया गया था, जिसके बनाने में 3-4 साल लग गए थे उन्हें, और उसके बाद भी इसकी करेक्शंस होते होते करीबन 10 साल लगे। ये मिलता जुलता है मेरे चेहरे से, जो पहले 30 साल था। मैं इस साल 60 वर्ष का हो जाऊंगा। ये कहानी मुझे भी कहानी ही लगती है। इसके थ्रू जीना, लोग मुझे कहते हैं कठिनाई हुई होगी, मैं तो अभी भी कहता हूँ ये सपना ही है जो टूटेगा, तो कठिनाई कुछ विशेष। पर डॉक्टर साहब आपने नहीं हुई। स्वीकार कब कर पाया? ये 1993 6 जून की बात है, महीनों आप कोमा में। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहती हूँ जो हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे। आपने ये बताया था एक बार कि कोमा में आपको बार बार ये शॉक से आप जाग जाएं तो आपको ये खबर दी जाती थी कि आपने अपने परिवार को खो दिया है। हाँ। क्या कोमा में, जैसे रिसर्च चल रही है इस पर जी, कि कोमा में शॉक की खबरें देने से या बातचीत करने से क्या पेशेंट सुन पाता है? आपको कुछ याद है? मुझे अगर याददाश्त की बात करें तो एक खिड़की याद आती है जिस पे एक सूखता हुआ एक कपड़ा याद आता है, और वो मैंने बार बार जाके उन कमरों में झांका और ढूंढा, तो हाँ एक ऐसी खिड़की और एक कपड़ा मुझे दिखाई दिया उस वार्ड में जहाँ मैंने ज़्यादा वक्त काटा था। तो शायद वो याददाश्त का हिस्सा है मेरे। मगर परिवार को खोने के समाचार आप ये मुझे याद नहीं कतई है? याद नहीं है। पहले साल डेढ़ तक मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। नहीं, मैं जब होश में भी सो कॉल्ड आ गया था और मुझे बार बार ये बात बताई जाती थी, तो मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरा नाम जयदीप शर्मा। अच्छा, आप भूल चुके, एमनेशिया की स्थिति भी थी? जी, और जितना कुछ याद कर पाता हूँ उसमें ये शुरू के 6 महीने तो कतई याद नहीं है, बिल्कुल मुझे भी याद नहीं है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोलना कब शुरू कर पाया? क्योंकि जिस स्थिति में आप जागे थे, आपने कहा मैं बोल नहीं पा रहा, तो क्या ज़बान साथ नहीं दे रही थी या क्या था? जी, ये मेरा नीचे का जबड़ा आर्टिफिशियल है, स्टील और प्लास्टिक का है। ये आप देख सकते हैं, इसको बनाने में कुछ साल लग गए थे, तो ये दांत वांत भी मेरे नकली हैं सारे, और मेरी कलाई भी टूट गई थी, तो मैं लिख भी नहीं सकता था, दाएं हाथ का लिखने वाला हूँ मैं। तो कुछ बाएं हाथ के इशारे से और एक तख्ती मुझे दे दी गई थी, बाएं हाथ से मैं एक आधा लेटर लिख के बताने की कोशिश करता था लोगों को, क्योंकि मेरी ज़बान बांध के रुई में गीली गर्दन पे बांधी जाती थी कई सालों तक, तो बोलने की तो कोई अवस्था थी नहीं। डॉक्टर साहब, सुन के ही इतना मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप दर्शक, आप ये देखिए, अगर आप जीवन से बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, जो लोग चले गए नियतिवश, उनके लिए आप रोते हैं, और आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप रोते हैं, तो आप डॉक्टर साहब को देखें, क्या इससे भी ज़्यादा संघर्ष आपका रहा है? डॉक्टर साहब, जब आपको इस बात का भान हुआ जी कि आपने अपने परिवार को खो दिया है जी, और बोलना बंद, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, सालों लग गए जी, आपकी आवाज़ भी अपनी नहीं है, आपका चेहरा भी अपना नहीं जी, हाँ, है, बिल्कुल। ये बायां कंधा आपका जी, बायां कंधा मेरा अपना टांग नहीं है। भी, दाईं टांग नहीं है मेरी। इतना सब होने के 6 बाद पसलियां गायब हैं बाईं तरफ आप की। हंस रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लीडोलॉजी की। जब आपने अपने परिवार की मृत्यु को स्वीकार किया और इतने सारे ऑपरेशंस, इतना दर्द होता है उनमें, ये सब आपने कैसे झेला? ये शक्ति कहाँ से आई? क्या आप शुरू से अध्यात्म की ओर झुके हुए थे या ईश्वर से आपको शिकायत थी? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कृपया बताएं। कामना जी, ये गहरा विषय है, मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। अधिकतम
इन विषयों पे मेरे से जब पूछा गया है पहले भी, मैं जब भी कोशिश करता हूँ, मुझे सुनने का नज़रिया क्योंकि लोगों का डॉक्टर के प्रति रहता है, तो शायद वो मेरी आगे की कही हुई बातों को समझने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, पर मैं फिर भी कहना चाहूँगा इस माध्यम से, स्वागत है आपका। जिस ब्रह्मांड को आप और मैं ब्रह्मांड मानते हैं वो नहीं है, उसका एक अंश भी सत्य नहीं है। पलंग पे लेटे हुए 10 साल, उसके बाद जब 2006 में रेटिनल डिटैचमेंट के चलते मेरी दोनों आँखों से मैं दृष्टिहीन हो गया था। दृष्टिहीन हो गए थे आप, और ये सोचा गया था कि दिए गए 56 खून के यूनिट्स में शायद कोई ऐसी बीमारी चली गई जिसके चलते मेरा कॉर्निया दूषित रक्त आपको चढ़ा दिया गया है। शायद इस पे शक था। और रेटिना के बारे में बताना चाहूँगा, आँख का पर्दा होता है जो आँख में पीछे की तरफ होता है, और उसमें एक बार अगर वो डैमेज हो जाए, जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं जी, तो उसके बाद 21 वर्ष के बाद उसके ठीक होने की संभावना शून्य हो जाती है। 21 वर्ष की आयु के बाद यदि ऐसा हो, जी। और आपकी आयु तो 30 वर्ष के ऊपर थी उस समय। जी, उस वक्त 2006 की बात आप कर रहे हैं। जी, मैं करीबन 42-43 वर्ष 42-43 साल में आपने अपनी दृष्टि को खोया, जो कि सबका मेडिकली मानना था कि रक्त शायद दूषित चला गया। जी। फिर वो दृष्टि आपको कैसे वापस मिली? इस पे शोध हो रहा है जिसकी मैंने बात करी जी। मेरा रेटिनल एंजियोग्राफी करके एक टेस्ट होता है जिसमें खून की नसों को देखा जाता है, जो वहाँ डैमेज हो गई थी और जिसके चलते अब मेरी रोशनी नहीं वापस आनी थी। और 2006 से आज 2023 है, मेरी आखिरी एंजियोग्राफी करीबन 4-5 साल पहले हुई है, जिसमें लगातार 2006 से 2018 तक मेरी आँखों ने सुधार दिखाया, और आज मेरी आँखें उतनी ही काबिलियत से देख पाती हैं जितना कि मैं कभी स्कूल कॉलेज के टाइम में। चमत्कार है सर, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ईश्वर का चमत्कार है। दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, आप एम्स में डॉक्टर रहे हैं, वहीं आपने पढ़ाई की है, दुनिया भर के डॉक्टर, सारी दुनिया के लोग एम्स में आते हैं इलाज कराने, उन सब डॉक्टर्स ने आपके ऊपर शोध किया, शोध चल रहा है जी, अभी तो यानी ईश्वर का चमत्कार है। आपको उस दौरान जब ये दृष्टिहीनता हुई और आपने पुनः दृष्टि पाई, तो आपको क्या लगा, ईश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? मेरा पहला प्रश्न भी यही था, आपकी शिकायत थी ईश्वर से? हाँ, तो मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने अभी आपको कहा कि सत्य क्या है, ये तो हम मनुष्य कभी जान ही नहीं पाएंगे जी। पर ये पक्की बात है कि जो है, जिसके हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो सत्य नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे अगर मैं दूं, हमने जितना कुछ भी जाना है आज तक ब्रह्मांड के बारे में, वो केवल इसलिए ही जाना है, और आप लोग भी अपनी तरफ से सोचिए, क्योंकि या मैंने उसे देखा है, या उसे मैंने सुना है, या मैंने उसे छुआ है, या टेस्ट किया है, या सूंघा है। इन 5 इंद्रियों के अलावा मनुष्य में कोई और इंद्रिय होती नहीं, और इसके अलावा समझने और जानने का कोई और तरीका होता है। और डॉक्टर साहब, एक सिक्स्थ सेंस भी होता है, अवेकनिंग होती है जो योगा स्पिरिचुअलिटी से हम करते हैं, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा जी। पर ये 5 इंद्रियां जो हैं, ये बुनती हैं वो माया जाल जिसको हम सच्चाई मानते आए हैं आज तक, दुनियादारी जी। पर अगर एक एक करके मैं जल्दी में उदाहरण के तौर पे लूं, तो आप आज लोग शायद सोच रहे हो कि सूर्योदय हुआ है, कल सूर्यास्त हुआ था, और ये आपने खुद आपने देखा, खुद आप तो इसके दृष्टा हैं, आपने तो अखबार में भी पढ़ा और बाहर निकल के भी देखा। तो बताना चाहूँगा ये झूठ था, क्योंकि धरती घूमी थी, सूरज तो हिला भी नहीं था। बिल्कुल, ये तो वैज्ञानिक तथ्य है जी। तो वैज्ञानिक तथ्य के माध्यम से ही बता रहा हूँ कि जो दिखा वो तो सच नहीं था ना। जी 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 जी। अब वैज्ञानिक सत्यता की ही बात करूँ तो आज भी मैंने देखा कई बार, खैर मैं नहीं पीता, पर शराब की दुकानों पे लंबी लाइन होती जहाँ कड़वी शराब बिकती है जी, और मीठे आमों की रेडियों पे कोई भी नहीं पहुंचता कि मीठे आम के लिए कोई भीड़ नहीं लगाता। हाँ, इतनी तो भीड़ नहीं लगती है। तो क्या स्वाद ही रियली सच्चाई है? वो परफ्यूम जो शायद मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है कि मेरे किसी और मित्र को एलर्जी भी हो सकती है। बिल्कुल, और उसे लगे कि ये क्या बेहुदे से स्मेल है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। आप मुझे बताओ कि जब आपने अपना परिवार खोया और अपने शरीर को इस स्थिति में देखा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे उस समय आपके अंदर क्या भाव आए थे? गुस्सा, शिकायत क्या था? जी,
पहला भाव तो यही था कि मैं ये क्या कर बैठा, क्योंकि मुझे बताया गया कि इस एक्सीडेंट के होते समय गाड़ी को मैं चला रहा था। अच्छा। और सामने से आते हुए एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सारा परिवार मारा गया था। और ईश्वर पे गुस्सा नहीं आया आपको? हाँ, नियति क्योंकि पर गुस्सा मैं तो नहीं आया? एक अच्छा बेटा था, माँ बाप की सारी बातें मानता था, उनके कहे अनुसार पढ़ाई करता था, कोशिश करता था आदर्श भाई बन पाऊँ अपने बड़े भाई का, अच्छा दोस्त बन पाऊँ, अच्छा स्टूडेंट बन पाऊँ, पढ़ाई एम्स करूँ। में आप डॉक्टर रहे, वहाँ तो चयनित होना आज भी बहुत से मेडिकल छात्रों का सपना है। वहाँ से MBBS MD किया तो जीवन में आपको अपना प्रेम भी मिल गया, उनसे विवाह हो जी। गया, आपको भगवान ने भरपूर दिया, सब आपका कुछ। पुत्र भी हुआ, मतलब इतना कुछ आपको मिला और आपने अपना करियर भी चुना और उसके बाद एकदम से सब कुछ खो गया। ऐसे में डॉक्टर साहब किसी की अगर शारीरिक रूप से ठीक हो भी जाए तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी शिफ्ट हो सकता है, बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, सुसाइडल हो सकता है, आत्महत्या करने की सोच सकता है। सोचा ये सारे नहीं। विचार नहीं आए आपके मन में? मैंने 2 कोशिशें करी भी, आत्महत्या की? हाँ, पर कई चीज़ों में जैसे इंसान विफल हो जाता है, 2 कोशिशों में भी आत्महत्या करने में विफल रहा। मतलब आप अवसाद में रहे ये सब स्वीकार जी करके। बिल्कुल। तो फिर ये और जो मैं काफ़ी नाराज़ था जी। उस ऊपर वाले से कि ये तू क्या करे जा रहा है मेरे साथ। जी। और जब मैं हिम्मत करके फिर थोड़ी कोशिश शुरू करता था ज़िंदगी में लौटने की, एक अगला तमाचा पड़ता था। और फिर उसके साथ वो दिन मुझे आज भी याद है, जब आँखों की रोशनी, मैं रात को काम करके अपनी क्लिनिक से घर लौटा और सो गया। जब सुबह उठा, जैसे आमतौर पर उठता हूँ, मुझे लगा कि मैं फ्रेश उठ रहा हूँ नींद के बाद, तो अंधेरा ही था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब दोबारा आँख खोली फिर भी अंधेरा ही था। वो दृष्टिहीनता की स्थिति आ गई। जी। तो उस एक रात भर में मैं कैसे दृष्टिहीन हो गया मुझे भी नहीं पता था। 1.5 घंटे के बाद किए गए एंजियोग्राफी में पता चला कि पूरा रेटिना दोनों आँखों का डिटैच हो चुका है और यहाँ से दृष्टि वापस आना। और ये मैं 14 साल बाद की बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट से 13-14 साल बीत चुके थे इस बात। और तब तक आप घर आ चुके थे, क्योंकि 9.5-10 हाँ, साल तो आप अस्पताल में भर्ती रहे। जी। तो आप ऑलरेडी कर रहे थे। और 3-4 साल से मैं काम कर रहा था क्लिनिक पे और सब कुछ वापस मेहनत करके लाने की कोशिश कर रहा था, सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे। पर वहाँ उस रात अचानक जब सुबह आँख खुल रही है और मैं दृष्टिहीन हूँ, पहली बार पलंग पे लेटे हुए मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि अगर मैंने सब कुछ 44 वर्ष तक सब कुछ ठीक ठाक ही कर रहा था तो फिर ये सज़ा किस बात की मिल रही है? ईश्वर से। जी। फिर शायद उस वक्त पहली बार मेरा ईश्वर से साक्षात्कार हुआ और मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर मेरी गलती नहीं तो फिर सज़ा किस बात की? उत्तर मिला आपको? जी बिल्कुल मिला। एक तो चमत्कार हम देख रहे हैं कि दृष्टि आपकी आ गई जिस पर शोध हो रहा है, और बाकी क्या उत्तर मिला आपको? मैं उस देश का वासी हूँ और अब तो खैर मैं गुड़गांव हरियाणा में रहता हूँ। हरियाणा का एक और ज़िला कुरुक्षेत्र, जहाँ एक बड़ी महाकाव्य की रचना भी की गई। जी जी। जहाँ एक बहुत बड़ा गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया, उस धरती से युद्ध हुआ था। जी जी। तो उसमें एक टिप्पणी मैंने लिखी है, कहीं आप लोग कभी ढूंढेंगे मेरी लिखी हुई कुछ चीज़ें, मैं भी लिखता रहता हूँ। जी जी। उसमें कहीं एक मेरे लिखा हुआ एक सेंटेंस मिलेगा जो आज से 7-8 साल पहले लिखा था मैंने। यह मेरा संपूर्ण जीवन महाभारत ही तो है, जहाँ ये शरीर मेरा रथ है, मेरी कार्यकुशलता अर्जुन, मेरी आत्मा अर्जुन अपनी पूर्ण कार्यकुशलता से हर क्षण हर तीर एक एक कार्य के रूप में करती है, पर मुझे हमेशा मार्गदर्शन देने वाला है, इस रथ का मार्गदर्शन देने वाला वह स्वयं ईश्वर ही तो है, जो मुझे विभिन्न शत्रुओं के आक्रमण का सामना कराता ही रहता है। मुझे केवल अपने तीरों के चलने पे ध्यान देना है। मेरा ये संपूर्ण जीवन महाभारत ही तो है। बिल्कुल आपने सत्य कहा और आप सब लोग सुन भी रहे हैं। फिर भी सर, आमजन ये जानना चाहेंगे कि इतने सब के बाद आप नॉर्मल कैसे हो के दोबारा प्रैक्टिस कैसे शुरू कर पाए? आपने कैसे किया? मतलब दुख भी हुआ, आपने कहा मैं भगवान से नाराज़ भी था, दृष्टिहीनता के बाद आपने ईश्वर से प्रश्न किया, पर आज आप 60वें बसंत को देखने जा रहे हैं, 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इन 6 दशकों के जीवन में 3 दशक बहुत अच्छे और 3 दशक में इतना संघर्ष, जिसमें 1 दशक पूरा अस्पताल में भर्ती होते होते ही गया जी। और 2019 में आपको गले का कैंसर भी हो गया था, जिसमें ये कहा गया था शायद आप कभी बोल नहीं पाएंगे, मूक हो जाएंगे। तो वो एक और झटका था। कामना जी, 2 बातें बताना चाहूँगा जी। वो एक्सीडेंट जिस जयदीप का हुआ था जी, वो पूरी ही तरह केवल अपने बारे में सोचता था।
उसको सिर्फ पहले 30 साल इसी चीज़ की ही आकांक्षाएं थीं कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊंगा, मेरे पास क्या है, कितना और अर्जित कर सकता हूँ। 6 जून 1993 तक जी, जो डॉक्टर जयदीप शर्मा अपने बारे में सोचते सिर्फ अपने बारे तो में आपको सोचते। मिला भी भरपूर। हाँ, मिला भी, परंतु जब उसने दृष्टि ली मेरे से तो उसी के साथ मेरी रेडियोलॉजी में, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट का काम तो केवल प्रतिबिंब देखना है, काले सफ़ेद धब्बे देखना है, और अगर वो नहीं तो मेरी कोई कार्यकुशलता, रोजी रोटी भी नहीं, कुछ जी भी नहीं। जी जी जी। तो जब उसने वो लिया और मैं कॉरिडोर में लेटा हुआ था अपनी आंखों के ऑपरेशन के बाद, तब पहली बार दृष्टि खोकर दिव्य दृष्टि पाई आपने। उससे मेरी मुलाकात हुई और मैं पहली बार साक्षात्कार ईश्वर कर से। पाया ईश्वर का। जब दृष्टि नहीं थी तो पहली बार मुलाकात हुई और मिले मुझे आज भी वो मौका याद है, कॉरिडोर में लेटे हुए जब मैं उससे बात कर रहा हूँ और मुझे सवालों के साफ साफ जवाब दे रहा था कि तूने जब जन्म पाया था मनुष्य का तो तूने मनुष्यता कितनी दिखाई, ये तुझे खुद सोचना पड़ेगा। ऐसा ईश्वर ने आपसे कहा या आपको कोई ध्वनि आ रही थी? क्योंकि ये बहुत दिलचस्प बात है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। आध्यात्म और ईश्वर को तो सभी मानते हैं। एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, वरिष्ठ चिकित्सक, एम्स से MBBS MD किए हुए डॉक्टर, जिनका जीवन स्वयं में एक प्रेरणा है, वे बता रहे हैं ईश्वर है, चमत्कार है। बताएं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये सच है। ये घमंडी जयदीप 30 साल के उम्र पे यही सोचा करता था कि शायद मुझे सब कुछ पता है। मैं सारी बीमारियां, सारे इलाज, सारी डिग्रियां, रिसर्च वर्क, सब कुछ मिल भी गया था सब आपको। कुछ मेरे पैरों के नीचे है और मुझे इस सब पे चढ़ते हुए मैं दुनिया का राजा बन चुका हूँ। बिल्कुल। पर आज 60 वर्ष पे मैं ये जानता हूँ कि मैं केवल उसका बनाया हुआ, उस परमपिता परमेश्वर का बनाया हुआ एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूँ जिसको कुछ काम देकर भेजा गया था। और जब मैं भटका हूँ उसने मुझे केवल रास्ते पे दोबारा लाने की कोशिश करी है। जब मैं अपने बारे में सोचता था तब उसने मुझे कहा कि लो, जिनके बारे में सोचते हो हटाता हूँ, अब सोच के देखो किस लिए भेजा। जब मैं सब कुछ अपने लिए देखता था जी, तो उसने सब कुछ हटा के आंखों के सामने से कहा, अब वाकई सोच क्या देखना चाहिए था तुझे। जब मैं सिर्फ अपने बारे में ही बोलता था तो उसने मेरे से मेरी आवाज़ भी ले ली थी 4 साल पहले जी, और पूछा कि अब बता तुझे बोलना क्या चाहिए जी। और आज का ये सुअवसर जहाँ पे मैं बोल पा रहा हूँ जी, ये उसी का दिया हुआ सुअवसर है कि मैं आज वो बोल सकूँ, आज मैं वो देख सकूँ वो क्या परेशानियाँ हैं जिसके लिए उसने मुझे भेजा। मेरी सारी पढ़ाई बचपन से स्कॉलरशिप पे हुई। 6ठी क्लास में था मैं तब जूनियर साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप मिली, जिसके चलते मेरे स्कूल ने मेरी पढ़ाई माफ़ कर दी थी, पैसे लेने, फीस वगैरह माफ़ कर जी। 10वीं 11वीं में मुझे नेशनल साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप का अवार्ड मिला, जिसके चलते जब तक मैं भारतवर्ष में पढ़ाई करूँगा मेरी पढ़ाई भारत सरकार ने खर्चा उठाया। तो सरस्वती माँ की विशेष कृपा आपके ऊपर रही। जी, ईश्वर ने कृपा बहुत करी आप पर। जी, मेरे माता पिता को याद रहा कि 6ठी क्लास की गर्मियों की छुट्टियों में ली हुई पॉकेट मनी के बाद मैंने कभी उनसे आज तक पैसे नहीं लिए कभी। मेरी स्कूल की पढ़ाई, मेरी यूनिफॉर्म, मेरे कपड़े, मेरी साइकिल, मेरे खिलौने, मेरी गाड़ी, तो मेरी पहली इतना कुछ मोटरसाइकिल। आपको मिला, फिर जब आपने ईश्वर से प्रश्न किया कि अब ईश्वर ने आपसे इतना कुछ छीन लिया, तो क्या आपको दिव्य दृष्टि मिली? वो हमारे दर्शक श्रोताओं को बताएं, जीवन नहीं, क्या ये है? तो उसका था, उसने ले लिया। जिसको लेना है, जिसको देना है, वो उसने डिसाइड करना है जी, ये मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास तो उसने ये सांसें दी हैं कुछ, और एक बहुत बढ़िया से रच दिया है मेरे सामने ब्रह्मांड। और अब मुझे देखना है कि अगर मैं बन के आया हूँ मानव, जी, तो इस मानव रूप को सार्थक कैसे करूं, क्या कर्म सार्थक करूं? करने के लिए क्या ऐसे कदम मैं उठाऊं कि उसकी करे गए इस कर्म को, जो कि मैं हूँ, इस कर्म की कोई सार्थकता वाकई मतलब बने। कामना जी, हम लोग मनुष्य, मानव, जी, इंसान बन के आते हैं जी, और परेशान घूमते हैं, और मैं भी 50 साल की उम्र तक परेशान घूमता था कि मैं क्यों हूँ धरती पे। अगर मैं परिवार बनाने के लिए था तो आज परिवार नहीं है, माता पिता भी जा चुके अब तो मेरे। जी, 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 अगर मैं पैसा बनाने आया था तो वो पड़ा है पर मैं उसको भोग नहीं पा रहा हूँ। जी, अगर मैं डिग्रियां कमाने आया था तो वो डिग्रियां मेरे लिए व्यर्थ हो रही हैं। तो फिर मैं आया क्यों था और करना क्या और उद्देश्य क्या है इस जीवन का। जी, तो एक छोटी सी बात मैं दर्शकों को
ज़रूर बताना चाहूँगा ध्यान से, आप सब लोग जो बैठे सुन रहे हैं मेरी कृपया बात, अवश्य सुने। हम सब एक दिन उस परम पिता के बनाए हुए मानव बन के आए हैं, मनुष्य बन के आए हैं, जी। इंसान बन के आए हैं। नहीं हैरानी होती हमें कभी पेन देखकर कि इसका क्या करूं, लिख लूंगा इससे। फोन देख के कभी शक नहीं होता कि क्या करूंगा, दूर की बातें सुन सकूंगा, बोल सकूंगा। टीवी देख के नहीं कंफ्यूजन होता, फ्रिज देख के, मिक्सी देख के, टोस्टर देख के, गाड़ी देख के हमें समझ में आता है किस लिए इस्तेमाल होंगी। पर हम क्यों आए ये समझ नहीं पूछना आता। चाहूंगा कि मनुष्य देख के, जो कि तुम खुद हो, हाँ। क्या सोचते हो कि तुम क्यों आए हो? तुम भी बनावट से हो, तुम्हारे भी वजन है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, लंबाई है। तुम किस लिए हो धरती पे? ये सवाल मुझे खाए जा रहा था कि ये जो टूटती बिखरती मेरी मशीनरी है, जिसको मैं अपना शरीर बोलता हूँ, क्या ये जयदीप है? तो सबसे पहली चीज तो मुझे एहसास हुआ, नहीं, ये जयदीप नहीं है, ये जयदीप को दी हुई एक मशीन है केवल। जी। जयदीप इसके अंदर वो जो आत्मा चल रही है, वो है, जो इसमें सिर्फ एक वाहन में बैठा हुआ एक व्यक्ति, एक मतलब ये शरीर आपको दिया, आप एक आत्मा मैं है। केवल एक सवार हूं इस पे, पर इस गाड़ी को मैं जयदीप का नाम दे चुका हूं। जी जी। वो सवार का कोई नाम नहीं है, वो तो सवार है उसमें बैठा हुआ, वो जा रहा है, ये गाड़ी उसे मिली और उसे मालूम नहीं है गाड़ी क्या करेगी। डॉक्टर साहब, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका आध्यात्मिक रूप से इतना दिव्य दृष्टि और ज्ञान प्राप्त हुआ और आप सामान्य रूप से बैठकर गुड़गांव में अब आप रेडियोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हमारे दर्शक इतने प्रबुद्ध नहीं हैं, उनका तो आध्यात्मिक स्तर है, दैविक स्तर है, शायद इतना ऊंचा नहीं। उन्हें आपका साक्षात्कार सुन के रोंगटे खड़े हो रहे होंगे कि परिवार चला गया, पूरा शरीर में आपने कहा 17 अंग आपने लिए। आप हमारे दर्शकों को संदेश दीजिए कि ये जो छोटी छोटी बातों पर टूटकर लोग आत्महत्या करने चल पड़ते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, इतने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इतना मतलब परिवार बिखर रहे हैं, तलाक हो रहा है, ये सब जो चीज़ें समाज में हो रही हैं, लोग अपने जीवन को जी नहीं पा रहे हैं, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? कामना जी, दो बातें जी। पहली बात तो ये समझ लें कि जो भी मुझे सुन रहे हैं वो सब इंसान है। हर मशीन का अगर मतलब है तो इंसान का काम केवल इंसानियत है जी। मानव का काम केवल मानवता और मनुष्य का काम केवल मनुष्यता है जी। इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे वो आपको तकलीफ देगा, वो आपको बीमारी देगा, वो आपके संबंध तोड़ेगा, वो आपको दुख देगा, वो आपको कभी भी चैन से रहने नहीं देगा। ये गलतियां मैंने करी थी, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि ये सारी गलतियां मैंने करी थी। आज मैं सिर्फ एक ही चीज़ को देख के जागता हूं, सोता हूं और हर सांस लेता हूं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं क्या वो मानवता की कसौटी पे खड़ा उतर रहा है। मानवता के बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। जी, स्वागत है। बड़े प्राणी इस धरती पे हैं और बहुत सारे आजकल टीवी और मूवीज़ में बना के आर्टिफिशियल आइडियाज़ के साथ भी प्राणी हम लोग देखते रहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ रही है, कोई यूएफओस की बात करता है, कोई बाहर से आने वाले क्रीचर्स की बात करता है, पर मैं सिर्फ सारे प्राणी जिनको हम लोग किताबों में देखते हैं और जानते हैं, अपने जीवन में रहते हैं, उनमें से केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको सिंपैथी, दूसरे के अनुभव का खुद को महसूस होना, सह अनुभूति, सहानुभूति, ये सहानुभूति का जो एक फीचर सिर्फ एक प्राणी को दिया गया है और वो मानव है। मानवता का चरम सीमा तब है जब दूसरे की तकलीफ को तुम अपने शरीर में महसूस कर सको। जी। बेहतरीन टीचर्स, सबसे बेहतरीन देश और सबसे अच्छे मौके मुफ्त में पाकर मैं जब 40 वर्ष का हुआ, सब कुछ मुझे मिला। मुझे गाइड किया गया था कि कैसे मैं तकलीफ़ें समझूं मरीज़ों की, उनकी मदद करूं, पर मैं अपने बारे में सोचता था। उस दिन जिस दिन मैं दूसरों की तकलीफ़ और दर्द का समझने लायक हुआ, पहली बार मुझे मानवता का एहसास हुआ। आज लोग बीमार हैं, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को और परेशानियां हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं, पर मैं कैंसर है। पर मैं बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का जो इलाज, जैसे कि अभी आपने बात करी कि मेरी आँखों की रोशनी का चला जाना और फिर दोबारा लौट आना, या मेरे गले के कैंसर का जिसकी वजह से मेरी लेफ्ट वोकल कॉर्ड हटा दी गई थी पर उसके बावजूद मैं बोल पाता हूँ, जो कि संभव नहीं था। इसलिए है क्योंकि अब इसका इस्तेमाल मैं केवल मनुष्यता के लिए करता हूँ।
मतलब मेडिकली वो चीज़ संभव नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने आपको ये वरदान दिया, दृष्टि दी, आपकी आवाज़ लौटाई, क्योंकि आप मनुष्यता और मानवता के पथ पर अग्रसर हैं। जी, इन कृपया ध्यान करोड़ों दें इस सालों बात पर। से जो ये धरती खड़ी है, घूम रही है, जहाँ पे हम सब पैदा हुए हैं, जी, अगर ध्यान से देखें तो सबसे पुरातन काल की सभ्यता ये देश है जहाँ मुझे वो लेके आया। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ इस पे ऑलरेडी शोध हो चुका था, सब कुछ बताया जा चुका था, उपनिषद लिखे जा चुके थे, सारे ग्रंथ लिखे जा चुके थे। और मैं उस देश में पैदा हुआ जहाँ पे गुरु नानक, गौतम बुद्ध, महावीर और असंख्य बड़े बड़े जी बिल्कुल बिल्कुल। विद्वान, जिनके बारे बताना चाहूँगा। मैं अपने जीवन में क्योंकि किताबें पढ़ता रह गया, बुकवर्म कह सकते हैं पूरी तरह से। माँ बाप ने, क्योंकि मेरी माँ एक डॉक्टर थी और पिताजी एक साइंटिस्ट थे यूनाइटेड नेशंस में, इन दोनों के चलते मैंने इनको, जब से मैं जागा पैदा हुआ, मैंने देखा वो सिर्फ पढ़ते रहते थे और सिर्फ केवल एकेडमिक्स और एकेडमिक्स और एकेडमिक्स की बात। मतलब विद्वानों के घर में आपका जन्म हुआ, स्वयं भी आप विद्वान हैं। हाँ, पर अध्ययन पठन पाठन थोड़ा में सा तो दुख है मुझे। कोई बात नहीं। हम विद्या के रूप में जो लेते हैं जी, अगर मैं अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करूं तो हाँ, हम लोग नॉलेजेबल बहुत हैं जी, पर हम लोग वाइज नहीं हैं। जी जी। विजडम की कमी है, नॉलेज की कमी नहीं है हमें। बुद्धिमत्ता कम है जरा, जी, समझदारी। विजडम एक अलग लेवल है जहाँ पे थोड़ा हटकर पीछे देखना पड़ता है पूरे इस ब्रह्मांड को। मैं इसमें क्या हूँ? मैं मनुष्य हूँ, मुझे केवल मनुष्यता करनी है। जी, मैं मानव हूँ, मुझे केवल मानवता करनी है। दूसरे की तकलीफ समझ सकूं और उसके लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि और कोई प्राणी ये कर नहीं पाएगा और वो मानव नहीं कहलाएगा। वो मानव नहीं कहलाएगा। अगर ये मैं कर पा रहा हूं तो उसके बाद मुझे ये सवाल नहीं पूछना है कि मैं ठीक कैसे रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये काम उसका है जी, जो मेरा काम है मुझे अपना करना है। और जब मैं वो करूंगा, मैं दृढ़ता से कह सकता हूं वो खुद आकर आपकी बाकी सब तकलीफों को गायब करेगा। उदाहरण के तौर पे ये 3-4 एग्जाम्पल जो हमने दिए कि कहीं कैंसर गले का ठीक हुआ, कहीं आंखों की रोशनी आई, कहीं 55% विकलांग शरीर से मैं आज भागता दौड़ता हूँ, जिम जाता हूँ, डांस करते हैं आप, डांस करता हूँ, गाने गाता हूँ और लेक्चर्स लेता हूँ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाके। और अपनी रेडियोलॉजिस्ट हैं तो अपना क्लिनिक भी चला रहे हैं। जी, वो सब मैं कर पाता हूँ। पर इसके पीछे सिर्फ एक ही सोच है कि उसने जो काम मुझे दिया है उसको मैं कर पूरी पाऊं। ईमानदारी से आप कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मानवता मनुष्यता का काम उसने हमें दिया है इस शरीर के माध्यम से, उसको करने के लिए जो वोल्टेज इस मशीन में है, जी, उस वोल्टेज को खुशी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुन रहे हैं आप डॉक्टर साहब क्या कह अगर रहे हैं? ये काम किसी गर्व से कर रहे हैं कि मैं बहुत महान इंसान हूँ, मैंने तो बहुत बड़ा कुछ कर दिया है, जी जी, या आपको ये इस घमंड पे और घमंड आ अभिमान गया नहीं है है, इस बात बिल्कुल। का, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ ना बेवकूफ़ी होगी। कुछ नहीं है। आपको खुश रह के ये करना है, क्योंकि यही काम करने तो भेजा था उसने। यही काम करने वो भेजा चाहता था। तो आपको कुछ और रूप में भेज सकता था, कहीं और, कई 1000 साल पीछे, 10 करोड़ साल आगे, पता नहीं किस मतलब ब्रह्मांड डॉक्टर के साहब, किस- हमें इंसानियत का को मानना है। आज की दुनिया में यदि 10% लोग भी इस बात को मानने लगे, अनुकरण करने लगे जो आप बता रहे हैं, मानवता परमो धर्म जो हम कहते हैं, तो शायद ये सब मसले सुलझ जाएंगे। 5 पांडव भी काफी थे 100 कौरवों पे भारी। जी बिल्कुल क्योंकि मार्गदर्शन करने वाला वो था। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी रेशो खास बदला नहीं है। जी बिल्कुल। हमें 5 ही चाहिए 100 पर, भारी पड़ेंगे क्योंकि गाइड तो वही करेगा। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हमें आज, और आपका जीवन जो है वो प्रेरणा है सभी के लिए। आप लोग सुन रहे हैं कि जीवन संघर्ष क्या होता है और इस धरती पर आने के बाद हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, मानवता है। यही संदेश डॉक्टर साहब लगातार दे रहे हैं। और इतना सब उनके साथ होने के बाद भी वो हंसते मुस्कुराते बैठे हैं। स्वयं कह रहे हैं वे नृत्य भी करते हैं, वे जिम भी जाते हैं, अपनी आजीविका स्वयं कमा रहे हैं। और आपके परिवार में इस समय आपके साथ एक शायद जी मेरे रह साथ रहे हैं जो सहयोग करते हैं। जी, एक सहयोग करने के लिए मेरे खाना बनाने के लिए जी, और घर खाना के कार्यों बनाते के मेरे लिए। घर की सफाई करते बस हैं। वही आपके परिवार के सदस्य हैं जब अभी मैं अपना फिलहाल। घर बना रहा था 10 साल पहले, तो वो जनाब मुझे दिखते थे, बैठ के कागज़ पे लिखते रहते थे कितनी ईंटें, कितना गारा चीना, कितनी तारें, कितने नलके, कितना सामान उतर रहा है गाड़ियों में से। मैं जब शाम को जाता था अपनी क्लिनिक ख़त्म करके, तो मुझे वो ब्यौरा देते थे कि दिन भर में क्या काम हुआ, और घुमा के दिखाते थे घर मेरा। जब बन के घर तैयार हुआ कुछ महीने बाद, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को यहाँ रहने दिया जाए
और मैंने उनको घर से निकाला क्योंकि मैं अकेले रहने का आदी हो चुका था। और उस वक्त उस इंसान ने मुझे एक हफ्ते बाद आके कहा कि मेरी छोटी बेटी को कैंसर है और आप मेरी मदद कीजिए। तो मैंने कहा भाई सुनो, बिहार में सभी लोग अपने आप को कैंसर का मानते हैं मरीज़, ये सब गलत होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी छोटी सी बच्ची है 6-7 साल की, कैंसर नहीं होगा उसे। पर थप्पड़ तो मुझे तब पड़ा जब 10 दिन बाद वो अपने घर से अपने पूरी कमाई को खर्च करके एक MRI करा के अपने 7 साल की बिटिया को लेके साथ आया और उसके दिमाग में करीबन एक अमरूद के साइज़ का कैंसर था। उस बिटिया का फिर मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपने मित्रों से कहकर मदद करी और उसका ऑपरेशन हुआ। वो बिटिया अब 17 वर्ष की है और इस साल उसकी शादी हुई है। बिहार गांव में जल्दी हो जाती है शादियाँ। वो मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे मैन फ्राइडे हैं। उन्होंने उस दिन प्रण लिया कि मैं अब आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, तो मैं और वो आपके पूरा काम का ध्यान रखते हैं। चलिए, और एक आखिरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। हम जब तक जीवित हैं हमें मानवता करनी है और खुशी खुशी करनी है, ये मेरा संदेश रहा। पर उस आखिरी क्षण में जब आखिरी सांस हम लें, एक बात बताना चाहूँगा। आज गिनती में भारतवर्ष सबसे ज़्यादा अधिकतम नंबरों में हम जनसंख्या हमारी सबसे ऊपर चली गई। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया हमने। जनसंख्या बहुत है जी। और इस नंबरों की तेज़ी जो हमने पकड़ी है, इसके चलते हम युवा जनसंख्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा इस दुनिया की, युवा जनसंख्या है। हम 11% पूरे धरती की आबादी के हो गए हैं अब जी। पर रोड एक्सीडेंट्स में यूथ डेथ जो होती है सबसे ज़्यादा है, वो 19%, 19.5% भारतवर्ष में हो रही है इस वक्त। बहुत दुखद है। हर एक प्राणी की मृत्यु, हर एक मनुष्य की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में होने वाली, और मेरे साथ भी बहुत लोगों की हुई थी उस दिन। जी जी जी। वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे खुच्चे परिवार के सदस्यों के लिए। पर एक आज मैसेज देना चाहूँगा, ऐसे हुए हर हादसे में हर वो युवक शरीर, विश्वास कीजिए 60 अलग अलग परिवारों में जीवित रह सकता है, देहदान के माध्यम से, अंगदान के माध्यम अंगदान से। और आप भी इसीलिए हमारे सामने हैं क्योंकि आपके देह में 17 लोगों के अंग हैं। जी, मेरी चमड़ी से लेके मेरी आँखों की कॉर्निया से लेकर मेरी मांसपेशियाँ, मेरी हड्डियाँ, मेरा लिवर, किडनी, लंग्स, पैनक्रियास, आंतें, ये सब इस्तेमाल होती हैं। और एक मनुष्य अकस्मात मृत्यु में अगर चले जाता है दुखद रूप से, तो ठीक कुछ घंटों बाद वो 60 परिवारों में फिर दोबारा जीवित होता है जी। और उन 60 परिवारों का वो हर तरह से भगवान के रूप में, और वो भी तो जो व्यक्ति चला गया है वो भी उन 60 परिवारों से जुड़ जाता है ना। वो लोग भी तो अपने जो मृत जन जो चला गया है उसको उनमें रेख सकते हैं कि भाई इसमें इनका दिल धड़क रहा है। तो देहदान और अंगदान करना आज की मांग है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, युवा हमारे यहाँ बहुत हैं और 19% दुर्घटनाएं, जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है। तो यदि आप देहदान करें, अंगदान करें, तो आप भी जीवित रहेंगे और आपका परिवार भी आपको देख सकेगा। सबसे बड़ी बात है, इतने सारे लोगों को, करीब 60 लोगों को जीवन मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया और बहुत सार्थक आपकी वार्ता रही। और मानवता परम धर्म है और देहदान अवश्य करें और सक्षम रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ईश्वर में विश्वास रखें और जीवन में आने वाली चुनौतियों का पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के संग आप सामना करें, जैसे डॉक्टर साहब ने किया। तो ऐसे महनीय व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करती हूं और उपस्थित सभी श्रोतागण से हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करती हूं कि इस एक एक शब्द पर, एक एक सीख पर जो आपको डॉक्टर जयदीप दे रहे हैं, उस पर कृपया अमल कीजिए। तो अपने जीवन को और बाकी जीवन को भी हम सार्थक कर सकेंगे, इस धरती को स्वर्ग बना सकेंगे। समाज की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। अपने आसपास देखिए कि क्या चल रहा है। और मैं ट्रू मीडिया का विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से इतने महनीय व्यक्तित्व को उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया और सौभाग्यशालिनी मैं कि मुझे आपका साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा साक्षात्कार देखने के बाद ईमानदारी से टिप्पणी अवश्य कीजिए। पता नहीं कितने लोगों को कितना संदेश मिलेगा और जीवन जीने का उत्साह मिलेगा, शक्ति मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।